यस। तो आपका आइसोमेरिज्म का टॉपिक है वो कवर हो चुका है और अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप फटाफट लगाएं, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फटाफट लगाएं भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये आपके लिए। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखो बॉन्डिंग का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, बॉन्डिंग की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। बहुत टाइम तक तो ये पता ही नहीं चला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत आइडिया दिया किसने, बताना जरा। किसने दिया सबसे पहले? वर्नर ने अपनी थ्योरी देकर के दिया कि भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है और प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती है। सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी मेटल के लिए फिक्स होती है। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी ही कोऑर्डिनेशन नंबर है और प्राइमरी वैलेंसी इज इक्विवेलेंट टू आयनिक बॉन्ड। ये कुछ आइडिया उसने दिया, उससे काफी कुछ पता चला लोगों को कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ये बनते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आंसर होना भी बाकी था, उनमें से नंबर वन क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। नेचर ऑफ एमएल बॉन्ड। एमएल बॉन्ड आप समझ गए ना, ये वाला लिगैंड टू मेटल बॉन्ड। ठीक है ना। इसकी नेचर क्या है? नेचर का मतलब ये आयनिक है, ये एक आयनिक बॉन्ड है या फिर कोवलेंट बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, इसकी नेचर क्या है? बात समझ में आई आपको? ये पहली क्वेरी थी जो अभी तक अनसोल्व थी, है ना, अभी तक ज्यादा किसी को पता नहीं था। दूसरा, इसका मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है? बात समझ में आई, है ना। मोड ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ एमएल बॉन्ड, भाई ये बनता कैसे है, भाई क्या होता है जिससे ऐसा ये बॉन्ड बन रहा है इतना स्ट्रॉन्ग, जो वाटर में भी क्या बोलते हैं, डिसोसिएट नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो ये मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमएल बॉन्ड, ठीक है, किस तरह से बनता है ये अभी तक लोगों को पता नहीं था। और लोगों को क्या पता नहीं था? मैग्नेटिक बिहेवियर इनका, जो ये आपके होते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी काफी ज्यादा अनसोल्ड थी। लोगों के डाउट थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो पता चल रही थी लेकिन उसका रीजन पता नहीं चल रहा था। यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं था कि क्यों कोई कॉम्प्लेक्स डाइमैग्नेटिक हो गया। मतलब सम कॉम्प्लेक्सेस आर डाइमैग्नेटिक, सम आर पैरामैग्नेटिक, है ना। तो उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आयरन का एक कॉम्प्लेक्स लोगे आप, है ना, सपोज आपने आयरन का या निकिल का कोई भी कॉम्प्लेक्स लिया। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स आपने लिया वो तो पैरामैग्नेटिक है, एक कॉम्प्लेक्स लिया आपने वो डाइमैग्नेटिक है। जैसे निकिल का ये है, निकिल का जो Cl4 है, Cl4, है ना, ये कॉम्प्लेक्स है निकिल का 2 ये तो है आपका पैरामैग्नेटिक। ओके, और निकिल का ये कॉम्प्लेक्स है Cn4, ये भी 2 ये भी निकिल का है। और निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम है, +2+2। लेकिन ये क्या है? ये डाइमैग्नेटिक है। ये लो, तो ये लोगों को पता नहीं चला कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है। ये अभी तक अनसोल्ड था। ठीक है, और इनके जो कलर है ना, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं जनरली। तो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारे क्वेश्चंस थे। दीज क्वेश्चंस वर अनआंसर्ड इवन आफ्टर द वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या हुआ, लोगों ने स्टार्ट किया थ्योरीज देना, है ना, रिसर्च करना कि भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनता है उसका बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज किस तरह से एक्सप्लेनेशन होगी, क्या एक्चुअल नेचर है एमएल बॉन्ड का, किस तरह से ये बनता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, कलर ऑफ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका प्रॉपर रीजन क्या है, सेम मेटल का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आपका जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, क्यों भाई, इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड थे। इनको आंसर करने के लिए कुछ थ्योरीज दी लोगों ने। क्या क्या थ्योरीज दी देख लो जरा। सबसे पहले जो थ्योरी थी वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। ठीक है, इसके बाद में आई सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद में आई आपकी एलएफटी। क्या आई? एलएफटी, लिगैंड फील्ड थ्योरी। उसके बाद में आई आपकी एमओटी, कौन सी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये चार थ्योरीज हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। जो बॉन्डिंग का पैटर्न है, एमएल बॉन्ड की जो नेचर का पैटर्न है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दीज आर 4 थ्योरीज
सजेस्टेड बाय द साइंटिस्ट। ओके, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इनका एलिमेंट्री आइडिया हमारे सिलेबस में है। बात को समझ रहे हो ना? इनका एलिमेंट्री आइडिया क्या है हमारे सिलेबस में? LFT हमारे सिलेबस में नहीं है, MOT हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर CFT के साथ खत्म होगा। ओके, तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे जरा बताना आप मुझे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बता दो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लो। एक हेडिंग तो आपने लगा ही लिया, कौन सा? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद ये क्वेरीज हैं, है ना? दीज आर बेसिकली क्वेरीज, अनआंसर्ड क्वेरीज इवन आफ्टर वर्नर्स थ्योरी। तो ये भी आप लोग लिख लो कि ये क्वेरीज हैं सारी की सारी, इनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ VBT एंड CFT। ओके, ठीक है। अब और उसके बाद सबसे पहला हेडिंग आप लगाओ VBT का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT, ठीक है, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। तो VBT की हम लोग बात कर रहे हैं, और VBT में देखो बहुत सिंपल सी बात है। VBT देखो बहुत प्रिलिमिनरी थ्योरी है। VBT में किया क्या इन्होंने, मैं बताता हूँ। VBT जिन्होंने दी है, एक्चुअल में पहले क्या हुआ, आपने क्लास 11 में भी VBT पढ़ी होगी कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए। जैसे ये जो है ना सारे के सारे, जैसे आपके H2O है, NH3 है, ठीक है, ये सब कोवलेंट मॉलिक्यूल है ना? BCl3 है, ये सब कोवलेंट मॉलिक्यूल है। तो इनके फॉर्मेशन के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ी हुई है कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, और फिर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, फिर बॉन्ड बनता है, फिर वो एक पर्टिकुलर एंगल पे एडजस्ट करके, है ना, मॉलिक्यूल की एक शेप एक्वायर होती है जिसमें बॉन्ड बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, वो वाली थ्योरी है पूरी की पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, अब बात ये हुई कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह जिन साइंटिस्ट ने दी थी, पोलिंग वगैरह ने, उन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए तो दे दी, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने की बात आई कि इसमें भी बॉन्डिंग का पैटर्न बताओ, तो फिर इन्होंने क्या हुआ, जो इनकी VBT की जो थ्योरी थी, है ना, कोवलेंट मॉलिक्यूल वाली, उसको थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए दे दिया कि ये लो भैया, ये हमारी थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, सारा मन मुताबिक कर दिया, मतलब कोई डेफिनेट रूल नहीं है। डेफिनेट रूल कुछ नहीं है, जहां इनको जैसा लगा वैसा इन्होंने चेंज करते चले गए, है ना? वो कहाँ कहाँ क्या किया वो हम सारी बात करेंगे। पहले इनके पॉइंट समझ लेते हैं कि इन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो बनने का जो स्टेप्स है वो क्या बताए। ठीक है, कैसे उसको बनना बताया, और कैसे उसकी स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्सप्लेन किया, है ना? आप समझ गए? आप क्या समझे? VBT जो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल वाली, उसकी मेन थ्योरी पता है क्या थी? उसका मेन पॉइंट क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। उसका मेन पॉइंट था हाइब्रिडाइजेशन की, सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज होते हैं, और जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो आकर के उसे ओवरलैप करते हैं। जैसे बी में क्या होता है, इसके जो ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं और 120 के एंगल पे एडजस्ट होते हैं, और फिर Cl3 के जो ऑर्बिटल हैं वो यहाँ आकर के ओवरलैपिंग करते हैं। Cl यहाँ आकर के ओवरलैपिंग करेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, हालांकि ये p ऑर्बिटल होता है, मैंने राउंड शेप बना दिया इसको आपको समझाने के लिए। तो ये हाइब्रिडाइजेशन पहला स्टेप, फिर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ये दूसरा स्टेप है। किसका? VBT का। ओके, मॉलिक्यूल बनने के लिए इसको इन्होंने एज इट इज अप्लाई किया, कहां पर? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है भाई, इनकी थ्योरी तो तैयार थी, इन्होंने क्या किया, थोड़ा मोड़ा चेंज करके उसको दे दिया कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए है। अब इन्होंने दिया क्या, बताया क्या, वो देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि जो आपका ML बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड नेचर का होता है। VBT क्या कहती है, नेचर ऑफ ML बॉन्ड क्या है, बताना जरा। इन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ना लिगेंड और मेटल के बीच का बॉन्ड, आप बात कर रहे हो कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है बोल करके, इसकी नेचर कोवलेंट होती है। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये बताई, दूसरी बात वो वही बताई जो पहले से पता थी ऑलरेडी, है ना? वो क्या पता थी, इन्होंने कहा कि जब बॉन्ड बनता है, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट का काम करता है, और इलेक्ट्रॉन, और ये जो मेटल जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है, यानी कि ये जो मेटल है ये वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा, लिगेंड अपने ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो लाएगा, और यहाँ से होगी ओवरलैपिंग और ML बॉन्ड बनेगा। बात आप समझ गए?
मेटल आयन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इट प्रोवाइड्स द वैकेंट ऑर्बिटल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद इसने ये कहा कि जितने वैकेंट ऑर्बिटल ये प्रोवाइड कराएगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतने ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। हाँ, तो ये बात तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई जितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा उतने ही तो बॉन्ड बनेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। जैसे इसने एग्जांपल बताया कि भाई ये जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जरा देखना, ठीक है, इसमें इन्होंने ये कहा कि जो Fe3 है वो 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करा रहा है, तो उसमें 6 NH3 लिगेंड आकर के 6 बॉन्ड बन गए, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कॉपर की बात कर रहा है ये, तो इसमें इसने ये कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें NH3 4 लिगेंड है जो बॉन्डेड है कॉपर से, वो 4 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करा रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो ये एक जनरल बात थी, इसमें ज्यादा कुछ रिसर्च वाला मैटर था नहीं। ठीक है, अब इनका मेन स्टेप आया, इतना तो इन्होंने समझा दिया। अब आया आगे, इन्होंने कहा कि मेटल जो है वो ऐसे ही नहीं प्रोवाइड कराता है वैकेंट ऑर्बिटल। मेटल वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराने से पहले सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन करता है अपने ऑर्बिटल्स का, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फिर प्रोवाइड कराता है ना। दस वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर प्रोवाइडेड बाय द मेटल आयन, यानी कि पहले मेटल अपने ऑर्बिटल्स को मेटल के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिगेंड को प्रोवाइड कराए जाते हैं कि भाई अब दो अपने इलेक्ट्रॉन, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड वी आर रेडी टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, यस। उसके बाद ये हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं। ये देखो, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन गेट ओवरलैप्ड बाय द ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो लिगेंड का वो ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है उससे फिर होती है ओवरलैपिंग। तो ये सेकंड स्टेप यूज लिया है किसने, वीबीटी ने। पहली कहा मेटल अपने ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करते हैं, दूसरा कहा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में लिगेंड के और फील्ड जो ऑर्बिटल है, लोन पेयर वाले ऑर्बिटल हैं, उनसे ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये वीबीटी का मेन पॉइंट ये दो है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स एंड ओवरलैपिंग विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब उसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद इन्होंने एक लास्ट में जो सबसे अच्छा दिया, इनको थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ा लेकिन सबसे अच्छा इन्होंने दिया। उन्होंने कहा भाई डी ऑर्बिटल का यहाँ पर चक्कर है और डी ऑर्बिटल पे सारी कहानी डिपेंड करती है। ठीक है, वो इन्होंने कैसे बताया मैं बताता हूं आपको। डी ऑर्बिटल का क्या चक्कर है, इन्होंने ये कहा कि जैसे ये Fe है, क्या है जरा बताना, Fe एटॉमिक नंबर बता दो फटाफट, एटॉमिक नंबर बताओ। 26 और इसके पास अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखता हूं, देखो आप देखना, मैं थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूं। 3s2 3p6 3d में 6 आएगा, 4s2 है और 4p खाली है, 4d खाली है, ये 4 और 4f भी खाली है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। अब वीपीटी ने ये कहा, वीपीटी ने बड़ा यहाँ पर सोच समझ कर कहा कि भाई ये जो Fe है ये हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल यूज करता है ना, वो दोनों कर सकता है। दोनों कैसे? उसने ये कहा कि 4s और 4p तो हमेशा यूज करेगा ये, ठीक है, लेकिन जब इसको d चाहिएंगे तो ये d ये भी ले सकता है और या फिर ये अंदर वाला d भी ले सकता है, दोनों ले सकता है। बात समझ में आ गई? यानी कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इनको, ये देखो ये वाला जो डी है ना वो n-1 डी है। n-1 का मतलब समझ गए ना, n क्या है? n है वैलेंस शेल, n क्या है? वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर कौन सा हो गया? n=4, फोर्थ आ गया ना, देखो 4s 4p 4d है ना, 4s में इलेक्ट्रॉन आ गए तो वैलेंस शेल इसका हो गया 4। ठीक है, तो इसलिए ये जो d है कौन सा? 4d, इसको बोलेंगे nd। ठीक है, लेकिन 3d को बोलेंगे n-1d। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। ठीक है, तो ये इसने ये कहा कि ये जो Fe है ये आप अपने n-1d और 4s और 4p ये ऑर्बिटल यूज ले सकता है, ये सेट भी यूज ले सकता है और ये सेट भी यूज ले सकता है, 4s
4p और 4d को क्या लिखते हैं हम लोग, nd, ठीक है। ये सेट भी यूज ले सकता है, दोनों सेट यूज ले सकता है। इनको बोलते हैं, ये आपके इनर ऑर्बिटल हो गए ना, इनर डी ऑर्बिटल, बताओ हुए कि नहीं हुए? ये आपके आउटर डी ऑर्बिटल हुए कि नहीं हुए, बताना जरा। आउटर डी ऑर्बिटल, बाहर वाले है ना ये वैलेंस शेल के 4d, तो ये आउटर डी ऑर्बिटल है, ये इनर डी ऑर्बिटल है। अब उसने ये कहा, जब जब ये वाला सेट यूज लेगा, कौन सा, इनर डी ऑर्बिटल वाला, n-1d 4s 4p, यानी कि n-1d का मतलब 3d, 3d 4s 4p, ये वाला जब सेट यूज लेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये लो, ये मैंने आपको यही समझा दिया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब वो बाहर वाला डी यानी कि आउटर डी ऑर्बिटल यूज लेगा हाइब्रिडाइजेशन में, तब उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर क्यों बोल करके, क्योंकि वो डी ऑर्बिटल है, वो आउटर सेल के हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब बताओ भाई, आपको समझ में आया या नहीं आया? Fe के पास दो पॉसिबिलिटी हैं, 4s 4p तो कांस्टेंट है, लेकिन d में वो दोनों यूज ले सकता है, आउटर और इनर, nd और n-1d, ठीक है। जब nd यानी कि आउटर डी ऑर्बिटल यूज लेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो क्या बोलेंगे जरा बताना। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे उस ऑर्बिटल को, उस कॉम्प्लेक्स को, यानी कि देखो Fe के ही दो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन Fe ने एक में क्या किया, 4s 4p और 4d यूज ले लिया, और एक में क्या किया, 4s, ओ सॉरी 4s से पहले कौन सा आएगा, 3d, 3d 4s और 4p यूज ले लिया। देखो ऑर्बिटल तो सब में सेम ही है, इसमें भी एक आपका s है, p है और d है, इसमें भी एक आपका s है, p है और d है, s और p तो कांस्टेंट है, लेकिन d का चक्कर है, d यहाँ पर nd यूज लिया हुआ है, यहाँ पर n-1d यूज लिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको, इस सेट को क्या बोलेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तब बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये सेट जब यूज होगा तब होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। Fe के ही दो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन उनको बोलेंगे अलग अलग, इट डिपेंड्स ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। ये बताया वीबीटी ने, ये किसने बताया, वीबीटी ने। यानी कि इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, ये डिपेंड करता है कि डी ऑर्बिटल कौन से यूज हो रहे हैं, आउटर वाले हो रहे हैं या इनर वाले हो रहे हैं, एन डी हो रहा है या n-1d हो रहा है। एन डी का मतलब 4d, n-1d का मतलब 3d। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। तो वीबीटी में बाकी चीजें तो नॉर्मल है, देखो हाइब्रिडाइजेशन होना, ओवरलैपिंग होना, ये तो सेम है जो कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए इन्होंने दिया था। नया चीज इन्होंने ये बताया कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके n-1d पर या फिर पर nd पर, कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। बता भी दो। आ गई सर। आ गई आ गई आ गई। तो वीबीटी के लिए थोड़ा सा हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, और उसके बाद में आज की क्लास का शट डाउन करेंगे, ठीक है। तो अब वीबीटी ने देखो किया क्या है, एकदम ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। वीबीटी ने फिर ये कहा है कि भाई जो शेप है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन पे, है ना। तो वीबीटी ने ये कहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक टेबल बना लो, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका ये हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और हाइब्रिडाइजेशन ये होगा तो आपकी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो ये हो सकती है, राइट, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन सी बात करते हैं हम लोग, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में हाइब्रिडाइजेशन, उन्होंने ये कहा कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। और शेप कौन सी होगी, बताना जरा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप कौन सी होगी, बताओ। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, लिखते जाओ भाई, इसको कॉपी में लिखते जाओ फटाफट। अब उन्होंने एक और पॉसिबिलिटी बताई भाई, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में एक और हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, वो है आपका DsP2, DsP2, ठीक है। जब DsP2 होता है तो स्ट्रक्चर क्या होगी, बताओ जरा। DsP2 में स्ट्रक्चर क्या होती है,
स्क्वायर प्लेनर, फटाफट लिख लो। जिस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रक्चर उसकी स्क्वायर प्लेनर होगी। अब 4 में ये दो ही पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडाइजेशन की एज पर VBT। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, उसने कहा कि 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो ज्यादा कुछ चांस नहीं है, sp3d एक ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। और sp3d की स्ट्रक्चर बता दो भाई कौन सी होगी, ये तो आपको पता है, तो जनरल है, PCl5 वाला वही है sp3d। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सही बात है क्या? PCl5 वाला एग्जांपल है क्या ये, बताना जरा। PCl5 में तो वही है ना, 5 वैलेंसी 5 होती है फॉस्फोरस की। अब बात आती है मेन, कौन मेन? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में इन्होंने बताया दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। एक आपका D2sp3, ठीक है, स्ट्रक्चर तो वही ऑक्टाहेड्रल, लिखते जाओ। और एक 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में एक और हो सकता है, वो है आपका, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं यहाँ पर, ये लो, वो है आपका sp3d2। आपने पकड़ लिया इनको, इन दोनों को पकड़ लिया आपने। उसमें D2sp3 का मतलब ये D कौन से है बताना जरा, ये D कौन से है? n-1d, इनर D। तो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा? कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा? complex. यस, Inner इनर orbital. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बाद में डी आ रहे हैं, ये कौन से डी है भाई बताना जरा, ये कौन से डी है? आउटर डी है, यानी कि एन डी है ये, यानी कि आपका 4D है, बिल्कुल एकदम क्लियर बोले तो वो डी आपका 3D है, ठीक है। और ये डी आपका 4D है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल ही होगी, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स का टाइप आपका बदल जाएगा। वो VBT के अकॉर्डिंग कौन सा हो गया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब एक चीज आप यहां पर नोट कर लेना कि आउटर और इनर का चक्कर ऑक्टाहेड्रल में ही आएगा, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, इनमें कोई चक्कर ही नहीं है आउटर इनर का। यानी कि आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दीज आर एप्लीकेबल, दिस कॉन्सेप्ट और दिस पॉइंट ऑफ VBT इज एप्लीकेबल टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ओनली, इट इज एप्लीकेबल टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ओनली, ठीक है। जब आपको ऑक्टाहेड्रल दिखे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखे, तभी आप सोचेंगे कि ये इनर है कि आउटर है, उसके अलावा आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात कहीं लिख लो कि इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यस, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये VBT का लास्ट पॉइंट है जिसमें वो कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन को सजेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बताते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन ये हो सकता है, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर ये होगी, ठीक है ना। तो ये आप इसको आपने लिख लिया होगा। तो VBT के जो एग्जाम्पल हैं वो हम करेंगे कल, कब करेंगे जरा बताना।